अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने खुद लड़की का बाप मेरे पास हाजिर हुआ था और इस खबर ने पूरे बागपुर में बेचैनी और सनसनी की एक लहर दौड़ा दी थी, क्योंकि अगवाशुदा लड़की का बाप कोई मामूली इंसान नहीं था। वो मौजा बागपुर का सबसे ताकतवर शख्स चौधरी बशारत अली था। इन दिनों मेरी तैनाती जिला झंग के एक दूर दराज इलाके में थी। मौजा बागपुर मेरे थाने से 2 मील के फासले पर मगरबी सिमत में वाक़ था। वो मौसम गर्मा की एक तपती हुई सपहर थी। सूरज गुरूब होने में लगभग 1 घंटा बाकी था, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे अभी भरी दोपहर हो। चौधरी बशारत अली के साथ 3 अफराद और भी थे, जिनमें एक उसका बड़ा बेटा अमानत अली और 2 घरेलू मुलाजिम थे। मैंने हाशिया बरदारों को बरामदे में रुकने का कहकर चौधरी और उसके बेटे को अपने कमरे में बुला लिया। वो दोनों बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए थे। परेशानी और फिक्रमंदी इनके चेहरों से मुतरश्शिर थी। मैंने इन्हें इज्जत के साथ अपने सामने कुर्सियों पर बिठाया और रस्मी अलग सलग के बाद बारी बारी दोनों की जानिब देखते हुए इस्तफसार किया। चौधरी साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ, चौधरी बशारत ने उलझनज़दा लहजे में कहा। अमानत अली बोला, थानेदार साहब, इस वक्त हम बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं इस इलाके में बसने वाले तमाम इंसानों की मदद करने के लिए ही यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जहाँ तक आप बाप बेटे की मुश्किल का ताल्लुक है तो वो आप दोनों के चेहरे से ही झलक रही है, लेकिन जब तक आप लोग मुझे हकीकत हाल से आगाह नहीं करेंगे मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मलिक साहब, मेरी बेटी गायब हो गई है, चौधरी बशारत अली ने रंजीदा लहजे में बताया। कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ चली गई है। मैं रुखसाना के लिए बेहद परेशान हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया और कागज़ कलम संभालने के बाद चौधरी की आंखों में देखते हुए पूछा, रुखसाना कब और कहाँ से गायब हुई है और उसकी उम्र क्या है? मेरे मजमूए सवालात के जवाब में उसने जो कुछ बताया उसका खुलासा कुछ यूँ है। रुखसाना की उम्र 18 साल थी। वो कस्बे के हाई स्कूल में मैट्रिक की तालबा थी। मज़कूरा गवर्नमेंट हाई स्कूल मेरे थाने के बगल में वाक़ था। मौजा बागपुर से अगर मेरा थाना 2 मील की दूरी पर था तो कमोबेश इतना ही फासला स्कूल और बागपुर के माबैन भी था। चौधरी बशारत ने रुखसाना को स्कूल पहुंचाने और वापस लाने के लिए एक टांगा मखसूस कर रखा था, जो जीरा नामी एक शख्स चलाता था। जीरे का असल नाम नसीर था, मगर वो जीरा और गूंगे के नाम से मशहूर था। गूंगा इसलिए कि वो पैदाइशी तौर पर गूंगा था। अक्सर लोग उसे जीरा गूंगा या गूंगा जीरा के नाम से भी पुकारते थे। गूंगे की उम्र 30 के करीब थी और उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। इसकी सारी जिंदगी चौधरी बशारत अली की हवेली में गुजरी थी और चौधरी इसे अपना नमक हलाल, वफादार और मुलाजिम समझता था। मज़कूरा गवर्नमेंट हाई स्कूल का टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का था। बागपुर से स्कूल तक का फासला लगभग 20 मिनट का था। गूंगा रोजाना सुबह 7:30 बजे रुखसाना को टांगे में बिठाकर स्कूल की जानिब चल पड़ता था और स्कूल लगने से 10 मिनट पहले ही वो अपनी मालकन को स्कूल पहुंचा दिया करता था। इसी तरह वापसी में वो 2:20 से 2:30 बजे के दरमियान रुखसाना को लेकर हवेली पहुंच जाया करता था। गूंगे को चौधरी बशारत ने यह हिदायत कर रखी थी कि जब तक स्कूल में रुखसाना की पढ़ाई चलती रहेगी इसे इधर ही स्कूल के नज़दीक तांगे के साथ मौजूद रहना है। एक तरह से गूंगे को रुखसाना की फुल टाइम खिदमत के लिए मखसूस कर दिया गया था। आज गूंगा रुखसाना को लेकर हवेली नहीं पहुंचा तो चौधरी को तशवीश हुई। उसने इन दोनों की तलाश में अपने बंदे दौड़ाए। बागपुर से स्कूल तक रुखसाना, गूंगा और टांगे का कोई सुराग न मिला। ताहम इसी तलाश के दौरान में चौधरी के बंदों को मेरे थाने के जुनूब में लगभग 2 फर्लांग के फासले पर वो टांगा अपने घोड़े के साथ सड़क के किनारे खड़ा इस तरह मिल गया कि घोड़े की लगाम को एक दरख्त के तने से बांध दिया गया था और मज़कूरा टांगा रुखसाना और गूंगा के वजूद से खाली था। इस सूरत हाल में जब चौधरी की मत मारी गई और उसका दिमाग माऊफ होने लगा तो वो अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए मेरे पास चला आया था। मैंने इन बाप बेटे की सुनाई हुई कहानी को पूरी तवज्जो से सुना और अहम नुकात को कागज़ पर नोट करता चला गया। जब इनकी बिफ्ता ख़त्म हुई तो मैंने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया, चौधरी साहब, आप अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कोचवान के अलावा अपने किसी और बंदे को साथ नहीं भेजते थे? आप गूंगे को महज एक कोचवान न समझे मलिक साहब, छोटे चौधरी अमानत अली ने कहा। वो अकेला 10 बंदों पर भारी है।
गूंगे को आप फ़ख्रे बागपुर समझ लें। बागपुर और आले दवाले के किसी गांव में उसके जोड़ का कोई पहलवान नहीं है। अमानत अली की उम्र 23 साल थी। वो एक दराज कामत और चाको चौबंद नौजवान था। उसने हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। मुझे उसकी आंखों में होशियारी और लबो लहजे में एक ख़ास किस्म का जोश नज़र आया। अमानत बिल्कुल ठीक कह रहा है मलिक साहब, चौधरी बशारत ने अपने बेटे की बात की तायद करते हुए कहा। गूंगा 30 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक उसने अखाड़ा नहीं छोड़ा। वो रोज़ाना निहायती पाबंदी के साथ अखाड़े में जोर करने जाता है। वो लंगोट का भी मजबूत है। कभी इसकी कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। सब लोग इसका बड़ा एहतराम करते हैं। इस इलाके में जब भी शहजोरी के मुकाबलों का इनेकाद होता है तो दीगर छोटे पहलवानों के अलावा बागपुर से गूंगा ज़रूर इस दंगल में शिरकत करता है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि आज तक कोई भी पहलवान गूंगे को शिकस्त नहीं दे सका। इसीलिए मैं रुखसाना की हिफाजत के हवाले से हमेशा बेफिक्र रहता हूँ। मगर जो कुछ हुआ है आज, मैं उसे समझने से कासिर हूँ मलिक साहब। आखिरी जुमला अदा करते हुए वो खासा रुखासा हो गया था। चौधरी बशारत की उम्र 50 से मुतजावज़ थी। वो एक रौब दाव वाला दबंग किस्म का इंसान था, लेकिन बेटी की गुमशुदगी ने उसे खासा अफसरदा कर दिया था। दोनों का एक साथ गायब होना बड़ा मायना खेज और गौर तलब है चौधरी साहब, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। आपने रुखसाना के स्कूल से कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की? मैंने पूछा। स्कूल 3 बजे तक मुकम्मल बंद हो जाता है, उसने बताया। जब हम रुखसाना को ढूंढते हुए स्कूल तक पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। स्कूल के अंदर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था और उसके गेट पर ताला लगा हुआ था। अब वो स्कूल कल सुबह 7 बजे के करीब खुलेगा। मैंने सोचती हुई नज़र से चौधरी को देखते हुए गहरी सांस खारिज की और पूछा कि आप गूंगे पर कितना भरोसा करते हैं चौधरी साहब? मुकम्मल भरोसा मलिक साहब, वो ठोस लहजे में बोला। आप जिस अंदाज में सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। गूंगा हमारा बरसों का आजमाया हुआ है और उसके खमीर में नमक हरामी और गद्दारी शामिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों को किसी सोची समझी साजिश के तहत अगवा किया गया है। मेरी दुआ है कि गूंगे की वफादारी के हवाले से आपका यकीन सच्चा साबित हो, मैंने चौधरी बशारत के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। लेकिन मेरे सोचने का अंदाज आपसे बहुत मुख्तलिफ है। आप एक गुमशुदा लड़की के बाप की हैसियत से बोल रहे हैं और मैं एक पुलिस अफसर की हैसियत से। और लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने खोजने वाली निगाह से चौधरी को देखा, फिर इजाफा करते हुए कहा, और पुलिस की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है चौधरी साहब। अल्लाह करे कि गूंगा आपकी बेटी को कहीं भगा कर न ले गया हो, मगर मैं इस नुक्ते को खारिज अज़ इम्कान नहीं समझ सकता। बहरहाल अगर मैं आपकी इस बात को ऐन ब ऐन दुरुस्त मान लूँ कि किसी ने रुखसाना और गूंगे को अगवा कर लिया है, तो फिर भी ये तस्लीम करना होगा कि अगवा कुनिंदा आपसे गहरी दुश्मनी रखता है और उसने किसी ख़ास मकसद के हुसूल की खातिर ये काम किया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं चौधरी साहब? जनाब, जहाँ इंसान के 10 दोस्त होते हैं वहाँ एक आध दुश्मन की मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो गहरी संजीदगी से बोला। और हम ठहरे ज़मींदार और चौधरी, हमारी दुश्मनों की कमी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मेरे दिमाग में ऐसे किसी दुश्मन का नाम नहीं आ रहा जो इतना संगीन कदम उठा सकता है। आज तक किसी को ऐसी जुर्रत नहीं हुई। आप खुद चलकर मेरे पास आ गए हैं तो अब आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। रुखसाना और गूंगे को बाजियाब कराना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इस मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए मुझे कदम कदम पर आपके ताउन की ज़रूरत पेश आएगी। हम आपसे हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं थानेदार साहब, चौधरी का बेटा अमानत अली बड़े अज़म से बोला। आप हुक्म करें। आइंदा 10 मिनट में मैंने चौधरी बशारत अली से उसके मुखालफिन के बारे में कुरेद कर कुछ मालूमात इकट्ठा कर लीं। सर-ए-दस्त इन मालूमात की अफादियत के बारे में ख़त्मी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। अगर वाक़ियतन चौधरी बशारत के किसी दुश्मन ने ये घटिया काम किया था तो फिर मैं इन मालूमात की मदद से 2 अफराद के ग़याब की इस गुत्थी को बआसानी सुलझा सकता था। वो टांगा अब कहाँ है चौधरी साहब? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया। जहाँ हमने देखा वो अभी तक वहीं पर है, उसने जवाब दिया। अमानत ने मुझसे कहा था कि हम टांगे को अपने साथ ले चलते हैं, लेकिन मुझे ये मुनासिब नहीं लगा। अगर ये पुलिस केस है तो आपको फ़ौरन जाकर इस जगह का मुआयना करना चाहिए। हो सकता है वहाँ से आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके तवस्सुस से रुखसाना और गूंगे तक पहुँचने में आसानी हो जाए। अल्लाह ताला ने मुझे एक ज़ूदरस ज़हन अता फरमाया है।
मैं बहुत जल्द किसी भी मामले की तह तक रसाई हासिल कर लेता हूँ। अभी चौधरी ने जिस जाने मेरी तवज्जो दिलाई थी, इसके बारे में मैं काफ़ी देर पहले सोच चुका था, लिहाजा मैंने इसकी तजवीज़ के जवाब में कहा, मैं अभी इसी तरफ जा रहा हूँ। आपने जाय वक़ुआ के साथ छेड़छाड़ न करके अक्लमंदी का सबूत दिया है। अब आपको फौरी तौर पर एक और भी काम करना है। वो क्या मलिक साहब? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। सूरज ग़ुरूब होने में 35 से 40 मिनट बाकी हैं और इसके बाद अंधेरा छाने में मज़ीद 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ आए हुए 2 बंदों में से किसी एक को फिलफौर बागपुरा रवाना कर दें, इस हिदायत के साथ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो वो रुखसाना और गूंगे की चप्पलें या कोई भी जूतियाँ लेकर इधर टांगे के पास पहुँच जाएं। तारीकी होने से पहले मैं रुखसाना और गूंगे के खुरे पर कुछ काम करना चाहता हूँ। अगर टांगा वहाँ पहुँचा है तो जाहिर है कि ये किसी जिन, बला या भूत का काम तो हो नहीं सकता। यकीनन आपकी बेटी और मुलाजिम ही इस टांगे में वहाँ पहुँचे होंगे, चाहे वो अपनी मर्जी से गए हों या किसी ने ज़बरदस्ती इन्हें उधर पहुँचाया हो। हर 2 सूरत में इस जगह पर इनके कदमों के निशानात मिलने का कभी इम्कान है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। मलिक साहब, मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। अंधेरा छाने में अभी कम से कम 50 मिनट बाकी हैं। मैं एहसान को भेजता हूँ, वो आधे घंटे के अंदर अंदर ये काम करके वापस आ जाएगा। चौधरी के वो बंदे जो बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, इनमें से एक का नाम एहसान और दूसरे का गफूर था। मैंने कहा, ठीक है चौधरी साहब, आप एहसान को गाँव रवाना करें, मैं अली मुराद को अपने पास बुलाता हूँ। ये अली मुराद कौन है? अमानत अली ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। अमानत अली के बाप ने पूछा, क्या ये अली मुराद रुखसाना का खुरा निकालने में आपकी मदद करेगा? एक हद तक, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। अली मुराद मेरे अमले का एक बंदा है। फिर मैंने कांस्टेबल अली मुराद को आवाज़ देकर अपने कमरे में बुला लिया। वो मेरे सामने बादब होकर खड़ा होकर बोला, हुक्म मलिक साहब। अली मुराद, क्या बाबा जलाल अभी तक थाने में मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल, या निकल गया है? मैंने कांस्टेबल से पूछा। जलालुद्दीन उर्फ बाबा जलाल, एक उम्र रसीदा खोजी था। चौधरी बशारत अली की आमद से थोड़ी देर पहले वो मेरे पास ही बैठा हुआ था। फिर ये कहकर उठ गया था कि दूसरे लोगों से भी सलाम दुआ करेगा। वो अक्सर व बेशतर मुझसे मिलने थाने आता रहता था और मैं ज़रूरत पड़ने पर इसकी खिदमत से इस्तेफादा भी करता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में बाबा जलाल के लिए कोई काम नहीं निकाल सका था और जब वो मेरे पास बैठा था तो उसने अपनी बेरोज़गारी का रोना भी रोया था। मैंने जब भी इसे कोई छोटा बड़ा काम लिया तो उसके बदले में मैंने उसका ख़ास ख्याल भी रखा था। उसने अभी कहाँ जाना है मलिक साहब? कांस्टेबल ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। वो तो जहाँ भी जाता है अपनी कहानियाँ और किस्से लेकर बैठ जाता है। इस वक्त वो बशीर हुसैन का दिमाग खा रहा है। बशीर हुसैन मेरे थाने का हवलदार था। बाबा जलाल की उसके साथ गाड़ी छनती थी। मैंने कांस्टेबल से कहा कि बाबा जलाल को फ़ौरन मेरे पास भेज दो। इससे कहो कि अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। उठ बांग, कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ओके मलिक साहब। वो मुझे सलूट करके कमरे से निकल गया। जब मैं कांस्टेबल अली मुराद को बाबा जलाल के हवाले से हिदायत दे रहा था, इस दौरान में चौधरी बशारत अली तो मेरे सामने बैठा ही रहा था, जबकि इसके फर्जंदे अर्जुमंद ने बाहर जाकर एहसान नामी अपने मुलाजिम को गांव रवाना कर दिया था। मेरा थाना जिस नीम पुख्ता सड़क के किनारे पर वाक़ था, वहाँ बसों, वैगनों, ट्रैक्टर ट्रालियों और दीगर मोटरों की आमदोरफ्त वक्फे से जारी रहती थी। इसका एक सबब यह भी था कि लारी अड्डा मेरे थाने के बहुत नज़दीक था। थाने से अगर जुनूब की तरफ जाएं तो पहले टांगा स्टैंड और इसके बाद बस स्टैंड यानी लारी अड्डा आता था, जबकि शुमाली सिंध में थाने के साथ एक वसी और इस फुटबॉल ग्राउंड था। इसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल और इससे आगे सब्जी मंडी। मैंने जिस फुटबॉल ग्राउंड का जिक्र किया, वहाँ हर साल एक मेला भी लगा करता था, जिसका सबसे अहम तफरीही आइटम सर्कस था। सूरज निगाहों से ओझल हो गया था, ताहम उसकी मखसूस गरूबी लाली ने मगरबी उफ़क़ को बड़ी दिल फरेब नारंगी रौनक बख्शती थी। अभी माहौल में इस कदर उजाला मौजूद था कि बाबा जलाल 10 से 15 मिनट तक बासहूलत अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर सकता था। चौधरी अमानत अली के फर्जदादा एहसान नामी शख्स ने हुन गया ते हुन आया ऐसी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करके दोनों गुमशुदा अफराद के 2-2 जोड़ी जूते लाकर हमें दे दिए थे और मेरे इशारे पर बाबा जलाल ने फिलफौर अपना काम शुरू कर दिया था। हम इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद थे वो मेरे थाने से लगभग 2 फर्लांग
यानी कि 440 गज के फासले पर जुनूब में नीम पुख्ता सड़क के किनारे पर वाक़ था और ये नीम पुख्ता सड़क इस कस्बे से सीधी लाहौर को जाती थी। जिस दौरान में बाबा जलाल अपना तहकीकाती काम जारी रखे हुए था, मैं और चौधरी बशारत अली एक तरफ खड़े होकर पेश आमदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल कर रहे थे। इस वक्त मेरे सामने जो सिचुएशन थी, इसकी रोशनी में मुझे रुखसाना और गूंगे की गुमशुदगी के सिर्फ दो इम्कानात नजर आ रहे थे। नंबर एक, गूंगा रुखसाना को कहीं भगा ले गया था। चौधरी बशारत चाहे इस पर कितना ही एतमाद क्यों ना करता हो और चाहे गूंगा कितना ही बीबा बंदा क्यों ना हो, इंसानी फितरत, जिबल्लत और नफ्सियात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। नंबर दो, अगर रुखसाना अपनी मर्जी से गूंगे के साथ कहीं नहीं गई थी तो फिर यकीनन किसी ने इन दोनों को अगवा कर लिया था और ये खासी खतरनाक तशवीशनाक सूरत हाल थी, क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकत का मुर्तकिब शख्स कोई दोस्त और खैरखा तो हो नहीं सकता था। लिहाजा इन दोनों की जिंदगियां खतरे से खाली नहीं थीं। अगर ये अगवा बराए तावान का मामला था तो कल सुबह तक अगवाकारों की जानिब से कोई मुतालबा सामने आ जाना चाहिए था। मैं इन्हीं इम्कानात को जहन में रखकर गैर महसूस अंदाज में चौधरी बशारत को कुरेद रहा था कि बाबा जलाल ने हैंड्स अप होने का ऐलान कर दिया। मलिक साहब, मेरी आंखों की रोशनी फिजा की रोशनी के सामने घुटने टेक चुकी है। उसने बेबसी से कहा, मैं खुरे के काम को मजीद जारी नहीं रख सकूंगा, बाकी की खोज कल सुबह लगाएंगे। चाचा, अभी 15-20 मिनट पहले तुमने जो आंखें जलाई हैं, इससे कुछ हासिल भी हुआ या नहीं? मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुमने वक्त बर्बाद किया हो। मलिक साहब, वो फलसफियाना अंदाज में बोला, जो लोग वक्त को बर्बाद करने का सोचते हैं, इनकी इस कोशिश से पहले वक्त इन्हें बर्बाद करने का मंसूबा बना चुका होता है और इस जंग में जीत बहरहाल वक्त ही की होती है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने इस मुख्तसर से वक्त में झक नहीं मारी मलिक साहब, लेकिन ये भी तय है कि मेरी तहकीक आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी गड़बड़ महसूस हो रही है। कैसी गड़बड़ चाचा? मैंने उलझनज़दा लहजे में उससे इस्तफसार किया। तुम मेरी पसंद और नापसंद का मामला मुझ पर छोड़ दो और सिर्फ वो बताओ जो तुम्हारी पेशावराना महारत ने तुम तक पहुँचाया है, बाकी सब मैं खुद देख लूँगा। इस वक्त चौधरी बशारत अली और उसका साहिबजादा भी मेरे नज़दीक मौजूद था। वो दोनों भी बाबा जलाल को ताज्जुब खेज नज़र से घूर रहे थे। देखें मलिक साहब, बाबा जलाल मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, अगर आप और चौधरी साहब ये समझ रहे हैं कि रुखसाना और गूंगा इस टांगे में बैठकर यहाँ आए थे और टांगे को इधर छोड़कर कहीं चले गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? खोजी की बात मुकम्मल होने से पहले ही चौधरी बशारत ने सवाल दाग दिया, ये टांगा यहाँ कैसे पहुँचा? किसने पहुँचाया? बाबा जलाल रुखसाना और गूंगे के जूतों को हमारी आंखों के सामने लहराते हुए गंभीर अंदाज में बोला, इन दोनों के पाँव के साइज और साख्त का कोई खुरा मुझे टांगे के आसपास की सड़क पर कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि वो दोनों इधर आए ही नहीं, और अगर आए हैं तो फिर उन्होंने ज़मीन पर कहीं भी पाँव नहीं रखा। ये कैसे मुमकिन है कि कोई टांगे को यहाँ लाकर दरख्त से बांधकर चला जाए और इस ज़मीन पर उसके पाँव के निशानात सब्त ना हो? चौधरी बशारत ने हैरतज़दा लहजे में कहा। खोजी बाबा जलाल से पूछा, चौधरी साहब, मैंने इन दो अफराद के यहाँ न आने की बात की है। बाबा जलाल अपने हाथ में पकड़े हुए जूतों की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाहिर है ये टांगा कोई इंसान ही यहाँ लेकर आया है और मैं समझता हूँ कि वो जो कोई भी है तन्हा ही इस टांगे पर सवार होकर यहाँ पहुँचा था और इसके पाँव गैर मामूली बड़े हैं, यानी वो पाँव नंबर 10 या इससे भी कुछ ज़्यादा का जूता पहनता है। इसका मतलब यह है कि तुमने उस नामालूम शख्स की वापसी का खुराक पकड़ लिया है? मैंने बाबा जलाल की तरफ देखते हुए सनसनीखेज अंदाज में पूछा। इसीलिए तुम नीम पुख्ता सड़क के साथ शुमाल की तरफ गए थे, है ना? आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब, बाबा जलाल ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो हाथ पाँव का मजबूत और कद काठ वाला बंदा है जनाब अली। मेरी तहकीक के मुताबिक वो टांगे को शुमाल से जुनूब की सिमत चलाते हुए यहाँ तक लाया था। उसने टांगे से उतरने के बाद घोड़े की लगाम को दरख्त के साथ बांधा और नीम पुख्ता सड़क को अबूर करके वो दूसरी तरफ पहुँच गया। फिर वो शुमाली सिमत में पैदल ही चलने लगा। ये इसकी वापसी का पैदल सफ़र था, मगर सड़क के दूसरे किनारे पर। वो किस तरफ गया है? चौधरी अमानत अली ने इज़्तिरारी लहजे में सवाल किया।
इस बारे में मैं पूरे वसूख के साथ में आपको कल ही बता पाऊंगा। बाबा जलाल ने माजरत खाना अंदाज में कहा, मैंने जहाँ तक इसके वापसी के खुरे का ताकुब किया है, वहाँ तक सड़क की दोनों जानिब खेत हैं। अगर वो 50 गज आगे जाकर सड़क अबूर करके दाएं जानिब गया है तो समझें लारी अड्डा पहुँच गया, या फिर इसके आगे टांगा स्टैंड, थाना, फुटबॉल ग्राउंड, स्कूल, सब्जी मंडी कहीं भी जा सकता है। और अगर इसने सड़क अबूर नहीं की और वो सड़क की बाएं तरफ शुमाल की सिमत में चलता रहा तो लगभग 1.5 फर्लांग आगे बाएं जानिब जो रास्ता मुड़ता है वो इसे सीधा बागपुर ले जाएगा। बाबा जलाल, तुमने तो इस सड़क की दोनों जानिब का लगभग 2 फर्लांग का एक्सरे निकाल दिया है। मैंने तौसीफी नज़र से उसकी तरफ देखा। मैं बड़ी बेचैनी से सुबह का इंतज़ार करूँगा। वो पत्थर देख रहे हैं ना आप? वो उंगली से एक जानिब इशारा करते हुए बोला। हाँ, मैंने इस बात में जवाब दिया। बाबा जलाल के इशारे के ताक़ुब के नतीजे में मुझे सड़क की बाएं जानिब 4-5 सेर वज़न का एक पत्थर पड़ा नजर आया था। वो मज़कूरा पत्थर को ज़ेर बहस लाते हुए बोला, इस पत्थर को मैंने एक निशानी के तौर पर वहाँ रखा है। कल सुबह मैं इंशाअल्लाह खुरे का काम यहीं से शुरू करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में इस शख्स की मंजिल का पता चलाने में कामयाब हो जाऊँगा। ठीक है चाचा जलाल, अब तुम अपने घर जा सकते हो। मैंने खोजी बाबा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कल सुबह थाने में हाजिरी लगाने की ज़रूरत नहीं। तुम घर से सीधा यहाँ आओ और अपना काम शुरू कर दो। मेरी बात समझ रहे हो ना? बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब, वो मायनाखेज लहजे में बोला। अल्लाह करे मेरी बात आपकी समझ में आ जाए। चाचा जलाल, अल्लाह ताला ने जब अपने किसी बंदे को नवाजना होता है तो वो अपनी रहमत को उस तक पहुँचाने के असबाब पैदा कर देता है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। कल जब तुम अपने काम की तकमील पर मुझे खुशखबरी सुनाओगे तो समझो तुम्हारा इनाम पक्का, बल्कि डबल पक्का और डबल इनाम। चौधरी बशारत ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं अपनी बेटी के लिए बेहद परेशान हूँ। तुम इस तक रसाई का कोई रास्ता निकालो, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। शुक्रिया चौधरी साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। लगता है कुदरत लेटें निकाल रही है चाचा खोजी। मैंने खोजी बाबा की आंखों में झांकते हुए कहा, 2 घंटे पहले तुम मेरे कमरे में बैठकर जो रोना रो रहे थे वो सब कुदरत तक पहुंच गया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कुदरत के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। चौधरी बशारत ने मुझसे पूछा, मलिक साहब क्या मैं अपना टांगा ले जा सकता हूँ? मैंने बाबा जलाल से इस्तफसार किया, चाचा क्या कल सुबह तुम्हें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इस टांगे की ज़रूरत महसूस होगी? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। टांगे के पहियों के निशानात सड़क के किनारे के साथ साथ मौजूद हैं। मैं ज़रूरत पड़ने पर इनसे काम चला लूँगा। चौधरी साहब, आप मुतमईन होकर घर जाएं। आपकी बेटी और गूंगे पहलवान को ढूंढ निकालना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने थाने की जानिब वापसी के सफ़र में चौधरी बशारत से कहा, गूंगा पहलवान तो इस इलाके में काफ़ी मारूफ है। दंगल के पोस्टर्स पर उसकी तस्वीर भी शाया होती होगी। सब लोग उसे शक्ल सूरत से जानते और पहचानते हैं, लेकिन रुखसाना की तलाश के लिए मुझे उसकी एक फ़ोटो चाहिए होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी मलिक साहब, वो अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इधर हवेली में रुखसाना की बहुत सारी तस्वीरें रखी हैं। मैं सुबह उसकी एक वाज़ेह तस्वीर आप तक पहुँचा दूँगा। एक बात और चौधरी साहब, मैंने ठोस अंदाज में उसे तंबीह की, हम अगवा बराए तावान के इम्कान को यकसर रद्द नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही है तो अगवाकार आज रात या कल दिन में किसी वक्त आपसे रब्ता ज़रूर करेंगे। इस सिलसिले में मुझे मुकम्मल बाखबर रखने ही में आपकी भलाई और आपकी बेटी की सलामती है। मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैंने आपको अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ 1 इंच इधर उधर नहीं हूँगा। मुझे आपसे ऐसे ही पुरखुलूस और दोस्ताना ताउन की उम्मीद है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। हम बातें करते हुए थाने के सामने पहुंच गए। मैंने टांगे को रुकवाया और नीचे उतर आया। चौधरी बशारत अली तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद अपने गांव जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया और मैंने थाने की सिमत कदम बढ़ा दिए। मैंने अपने क्वार्टर में जाकर रात का खाना खाया और नमाज अदा करने के बाद सोने की तैयारी करने लगा। वो माह मई का वक्त था, दिन गर्म और रात हफ्ज़दा थी। सोने के लिए क्वार्टर के सहन से ज़्यादा अच्छी जगह और कोई हो नहीं सकती थी। मैंने सहन में चारपाई लगाई। चारपाई के पहलू में चौबी मेज़ पर टेबल फैन रखा और बिस्तर पर दराज हो गया।
بستر کا لفظ میں نے بس ایسے ہی استعمال کر لیا ہے، ورنہ وہ چارپائی موسم کی مہربانی سے بیڈ شیٹ، گدا اور اسی قسم کی ہر شے سے بے نیاز تھی۔ میرے سر کے نیچے ایک تکیہ تھا اور بس۔ کھوجی بابا جلال کی تحقیق کے مطابق وہ ٹانگا شمال سے جنوب کی سمت سفر کرتے ہوئے اس درخت تک پہنچا تھا، اور چودھری بشارت نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے گونگے کو اسکول کے نزدیک ہی رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ جنوبی سمت میں بس اسٹینڈ آخری نمایاں مقام تھا۔ علاوہ ازیں ہر طرف تحت نگاہ کھیتوں کا سلسلہ دور تک پھیلا دکھائی دیتا تھا۔ ان زمینی حقائق کی روشنی میں یہی کہا اور سمجھا جا سکتا تھا کہ ٹانگا سبزی منڈی، اسکول، فٹ بال گراؤنڈ یا تھانہ یا ٹانگا اسٹینڈ یا پھر بس اسٹینڈ المعروف بے لاری اڈے کی جانب سے چلتے ہوئے مذکورہ درخت تک پہنچا تھا۔ ٹانگا جہاں سے بھی آیا ہو، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ اور غور طلب معاملہ تو یہ تھا کہ رخسانہ اور گونگا کہاں ہیں۔